प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की आपकी जो पुस्तक है उसका सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और उसके फर्स्ट चैप्टर प्रथम अध्याय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है पिछले कई वीडियो के माध्यम से। और बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सब कुछ जो भी आपकी परीक्षा में पाठ्यक्रम में शामिल है सारा डिस्कस किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो की जो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक आज का जो हमारा है वो मुस्लिम लीग को लेकर है। कि मुस्लिम लीग के बारे में आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिस प्रकार एक कांग्रेस पार्टी थी, उसी प्रकार मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी 1906 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, वो सारा हम देखेंगे, कुछ उसका परिचय देखेंगे। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्य क्या थे, ठीक है। और फिर जो मुस्लिम जो सांप्रदायिकता, ये जो मुस्लिम जो लीग की स्थापना हुई, जो मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास हुआ, उसके प्रमुख कारण क्या थे, इन पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि परीक्षा में इसको लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। हालांकि निबंधात्मक प्रश्न तो आने की संभावना कम रहती है, लेकिन हाँ, उसको लेकर छोटे छोटे कई क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर तक के बनते हैं। तो जो हम डिस्कस करेंगे वहाँ से आपका वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं जो साथी जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि सारे वीडियो जो इस श्रृंखला में अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और आगे जो रिकॉर्ड किए जाएंगे, सारे वीडियो आप क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से उनको एक बार देखें, तो ही आप पूरे कंटेंट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, और या फिर आप इस चैनल की प्ले लिस्ट सेक्शन में जाएँ, यूट्यूब के प्ले लिस्ट सेक्शन में, और वहाँ आपको न केवल बीए सेकेंड ईयर की जो पूरी जो वीडियो है व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बल्कि फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और सभी क्लासों का भी और भी मिल जाएंगे, 12th के भी हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहले टॉपिक। विद्यार्थियों, मुस्लिम लीग के बारे में संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी जैसा कि आपको यहाँ सामने दी गई है। तो ये क्या कई बार छोटे 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो मुस्लिम लीग सामान्यतः हम बोलते हैं उसका जो मूल नाम है वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक जो ब्रिटिश भारत था, जिस समय ब्रिटिश जो साम्राज्य था हमारे यहाँ पे, तो उस समय एक तरह से राजनीतिक जो पार्टी थी, ये मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब प्रश्न आता है स्थापना कब हुई, तो आप देख पा रहे हैं कि 30 दिसंबर 1906। ये तारीख आपको, महत्वपूर्ण तारीख आपको याद रखनी है कि अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग की स्थापना है, जिसको हम मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं, वैसे उसका पूरा नाम जो मूल नाम है वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है। तो 30 दिसंबर 1906 को ये किसके नेतृत्व में, आगा खां और सलामुल्ली नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में, ठीक है। और ये कहाँ की गई थी, ढाका में। और ढाका आपको पता है जो वर्तमान में बांग्लादेश में। तो ये जो नवाब सलीमुल्लाह खान थे, ये ढाका के नवाब थे। तो आगा खां और इन नवाब के जो नेतृत्व में ढाका, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है, वहाँ इसकी स्थापना होती है। तारीख आपको ज़रूर याद रखनी है, 1906 30 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रथम अधिवेशन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो प्रथम जो अधिवेशन है वो कब हुआ, तो वो आप देख पा रहे हैं 1908 में अमृतसर में इसका ये प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो 1906 में तो इसकी स्थापना हुई, और जो पहला इसका अधिवेशन है वो 1908 में हुआ था अमृतसर में, ये ध्यान रखना है। और स्थापना इसकी वो ढाका में, ठीक है। तो यहाँ कुछ क्लियर आपको संक्षेप में यहाँ बता दिया गया है, जिससे कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इसको लेकर तो आप बता सकते हैं। अब ये तो आपने संक्षेप में इसकी जो जानकारी देख ली। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना, इसके जो उद्देश्य क्या थे। विद्यार्थियों, ये कुछ 3 कारण
आपको नोटिस करवाए गए हैं 3 महत्वपूर्ण कारण या 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य मुस्लिम लीग की स्थापना के। हालांकि मुस्लिम लीग की जो स्थापना के जो एक तरह से उद्देश्य और कारण तो ये थे ही, लेकिन वास्तव में ये जो सांप्रदायिक भावना है ये कैसे विकसित हुई उसकी चर्चा तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। लेकिन यहाँ मूल उद्देश्य, वो परिस्थिति हम सब जानते हैं कि जो ब्रिटिश एक तरह से शासन की ये कूटनीतिक चाल थी कि मुस्लिम लीग की स्थापना उन्हीं के एक तरह से जो दिशा निर्देश पर हुई, और वो सारे कारण उनकी फूट डालो राज्य करो की नीति आपने पढ़ा है, वो सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जो अब कोइन कोइन उद्देश्यों को लेकर जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे उन्होंने इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। हालांकि इससे पहले 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर को 1906 में, इससे पहले आपको पता है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था वो हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सब, मतलब ऐसा कोई विभाजन था नहीं धार्मिक आधार पे, सब एक साथ एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन एक चल रहा था। लेकिन कहीं न कहीं ये ब्रिटिश शासन की कूटनीतिक चाल थी और कहीं न कहीं उन्होंने भड़काया कुछ मुस्लिम जो नेताओं को, और अंततः कहीं न कहीं जो मुस्लिम जो कुछ नेता थे उन्होंने अपने, चाहे स्वार्थवश कहें चाहे अपने कुछ उन्होंने फ़ायदे देखे होंगे, उस कारण से कुछ उनके जो उन्होंने असल अलग पार्टी की स्थापना करी। तो मुख्य 3 रीज़न ये थे, ठीक है, जो उनकी तरफ से जो उनके कमेंट या उनके जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे उनके हिसाब से निकल के सामने आता है कि उन्होंने इन 3 उद्देश्यों को लेकर मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। पहला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना विकसित करना, ठीक है। देखिए जो कुछ मुस्लिम नेता थे उनका मानना ये था कि अलग जो मुस्लिम लीग की स्थापना करने से एक तरह से, क्योंकि ये कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन की ही चाल थी, ब्रिटिश शासन ही चाहते थे। 1905 में जो बंग भंग जो आपको पता है कि बंगाल का जो विभाजन किया गया, तो कहीं न कहीं ये ब्रिटिश शासन की ही कोशिश थी। और जो कुछ मुस्लिम नेता थे वो एक तरह से इसको भक्ति भावना के रूप में, मतलब अलग पार्टी उन्होंने इसलिए बनाना उचित समझा कि इससे ब्रिटिश शासन के प्रति एक तरह से भक्ति भावना को विकसित कर पाएंगे। मतलब आपको पता है कि उदारवादी जो प्रारंभ में जो उदारवादी कांग्रेस के द्वारा भी जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो वो भी एक तरह से ब्रिटिश शासन को बेहतर मानते थे, एक तरह से उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति श्रद्धा, एक न्याय प्रियता उनका जो विश्वास था। हालांकि आगे उग्रवादियों की अलग धारणा थी, वो हम पढ़ चुके हैं सारा। तो यहाँ मुस्लिम लीग के भी कुछ प्रतिनिधियों के दिमाग में ये आया कि ब्रिटिश शासन से हमें जो अन्य हिंदुओं के साथ रहकर उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना कि हम अगर अलग पार्टी बनाकर मुस्लिमों के लिए अलग अगर हमारे प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, या अलग हम एक तरह से क्योंकि जो ब्रिटिश हिंदुओं के साथ रहकर या हिंदू जो कांग्रेस के साथ अगर हम है रहकर राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी करते हैं या उनके साथ रहते हैं, तो शायद मुसलमानों को उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब ब्रिटिश चले जाएंगे यहाँ से तो कहीं न कहीं शायद वो तो बहुसंख्यक है हिंदू लोग तो, और उनको ऐसा लगा कि जो ब्रिटिश जो मुस्लिम हैं वो अल्पसंख्यक रहेंगे और उनको उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ब्रिटिश शासन के प्रति अगर भक्ति रखेंगे, उनके प्रति विश्वास रखेंगे और अलग पार्टी के रूप में जो एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ अलग मांगे होंगी हमारी, तो फिर हमें बेहतर फ़ायदा हो सकता है, ये उनके दिमाग में था। नेक्स्ट जो उनका उद्देश्य था अलग ये राजनीतिक पार्टी स्थापित करने का, कि भारतीय जो मुसलमान थे उनके राजनीतिक और जो राजनीतिक अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना। उनको ऐसा लगता था कि जो उनके पॉलिटिकल जो राइट थे, राजनीतिक जो अधिकार, पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट थे, राजनीतिक हित जो थे, वो कहीं न कहीं अलग पार्टी बनाकर ही हितों को साधा जा सकता है, ये उनके दिमाग में था। क्योंकि उनको वो डर था बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का, क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक है और जब ब्रिटिश शासन भारत से चले जाएगा, भारत को आज़ादी मिल जाएगी, तो फिर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शायद हम अल्पसंख्यकों को और हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो कहीं न कहीं जो भारतीय मुसलमान थे उनके राजनीतिक अधिकार, उनके राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उनको ऐसा लगा कि अलग पार्टी बनानी चाहिए, तभी हमारे जो मुस्लिम भाइयों के राजनीतिक जो अधिकार हैं और पॉलिटिकल राइट हैं या पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं वो तभी
उनको साकार किया जा सकता है। तीसरा जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, भारतीय मुसलमानों के प्रति होने वाले भेदभावों को रोकना, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो हिंदू जो नेता थे वो कहीं न कहीं भारतीय जो मुसलमानों के प्रति भेदभाव रखते थे, उनको एक तरह से बहुसंख्यक थे वो और थोपते थे कहीं न कहीं, मुस्लिमों के प्रति सही रवैया नहीं था, ये उनकी सोच थी। हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन कुछ मुस्लिम जो नेता थे उनकी ये सोच थी। तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता था कि अलग पार्टी हम बना के अलग हमारे जो मांगे होंगी, ब्रिटिश शासन के प्रति हम भक्ति रखेंगे, तो जो हमारे साथ जो भेदभाव किया जाता है उन भेदभावों को रोका जा सकता है। तो ये कुछ तीन महत्वपूर्ण जो रीजन या एक उद्देश्य आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग, जो अलग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये सारा हमने देखा कि मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण थे, लेकिन कहीं न कहीं ये जो भावना है मुस्लिम सांप्रदायिकता की, ये भावना कैसे विकसित हुई, इसके क्या रीजन है, ये हमें देखना होगा। आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं कि टॉपिक कि भारत में जो मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास के कारण, देखिए यहाँ जो तीनों टॉपिक के माध्यम से आप बड़ा भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। वैसे 5 नंबर तक का तो पूछा ही जा सकता है, ये कारण आपसे यही क्वेश्चन हो सकता है 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाए, लघुत्तरात्मक प्रश्न, कि भारत में मुस्लिम जो राष्ट्रवाद है, मुस्लिम सांप्रदायिकता है, इसके विकास के क्या प्रमुख कारण है, या मुस्लिम लीग की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं, इसको लेकर हो सकता है 2 नंबर का प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए, कोई 2 उद्देश्य बताओ या कोई 3 उद्देश्य बताएं, या फिर भारत में जो मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास के कोई 2 कारण बताएं। तो कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 कारण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 3 कारण महत्वपूर्ण कारण है कि ये जो मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास हुआ तभी तो अलग राजनीतिक पार्टी मुस्लिम जो लोगों में अलग बनाने की उनकी भावना उनकी विकसित हुई। तो ये ऐसे क्या कारण थे, कैसे ये भावना विकसित हुई, और उसके लिए जो मूल जो जड़ है वो ब्रिटिश शासन ही था, क्योंकि ब्रिटिश शासन ही भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन जिस तरीके से चल रहा था उस आंदोलन को दबाना चाहती थी वो, उसके लिए ही उन्होंने ऐसा किया। और कुछ जो मुस्लिम नेता थे उनकी कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ थे, वो भी एक कारण था। तो कहीं न कहीं अब ये कारण को हम डिस्कस करते हैं। पहला, आप जो इस भावना के विकास का जो महत्वपूर्ण कारण है वो देख पा रहे हैं कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, ये बिल्कुल जग जाहिर नीति है। हमें पता है, हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय जो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन जिस तरीके से चल रहा था, तो उसको कहीं न कहीं दबाने के लिए, और ब्रिटिश शासन की नींव जब हिली तो उन्होंने एक ये कूटनीतिक चाल चली कि भारत में जो वर्ग विभेद कर देना चाहिए, इनको बांट देना चाहिए किसी भी तरीके से, तो फिर तभी इनके राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर किया जा सकता है। और ये उनकी कोशिश रही, और ये कामयाब कोशिश भी रही कहीं न कहीं कुछ हद तक, कि एक तरह से फूट डालने के लिए, हालांकि वो आज़ादी को बचा तो नहीं पाए, लेकिन हाँ कहीं न कहीं एक जो नासूर पाकिस्तान के रूप में, मतलब भारत का विभाजन करवा के तो वो गए ही। तो ये जो उसका पाकिस्तान का जन्म का जो मूल जड़ भी यहीं से है, कि वो जब उन्होंने सांप्रदायिकता की भावना पैदा कर दी थी मुस्लिमों में, भारतीय जो मुस्लिमों में। तो कहीं न कहीं आपको पता है उसके लिए बंगाल का जो विभाजन किया था 1905 में, तो वो भी एक लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो कहीं न कहीं वो महत्वपूर्ण था। और उसके अलावा बहुत सारे जो तरीके थे जिस प्रकार उन्होंने, आप देखिए जो मुस्लिम लीग की भी जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश जो वायसराय के एक तरह से एक अप्रत्यक्ष निर्देश के कारण ही हुई थी। उन्होंने ये कोशिश करी थी कि किस प्रकार फूट डाला जाए इनमें, और तभी हम लंबे समय तक राज कर सकते हैं। तो ये एक तो ब्रिटिश शासन की, अंग्रेजों की ये नीति थी, वो एक महत्वपूर्ण कारण था ब्रिटिश जो भारत में सांप्रदायिकता के विकास का। दूसरा, आप देख पा रहे हैं कि मुस्लिम शिष्टमंडल द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग। अब ये भावना तो उन्होंने विकसित कर दी, तो फिर हुआ यही कि फिर ये जो सांप्रदायिकता की भावना और विकसित हुई कि मुस्लिमों को ऐसा लगता था, कुछ मुस्लिम नेताओं को ऐसा लगता था कि जो भारतीय जो मुसलमान हैं उनको ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति से ही कुछ फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है, और जो ब्रिटिश शासन से अलग राजनीतिक पार्टी स्थापित करके हम ज़्यादा हमारी जो मांगों की, हमारे जो राजनीतिक और हित हम साध सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चाल चली। हालांकि ये चाल में भी ब्रिटिश शासन का याद था, और उन्हीं के निर्देश पर एक ये जो
ब्रिटिश शिष्टमंडल, सॉरी मुस्लिम, जो भारतीय मुस्लिम थे उनका शिष्टमंडल, एक लगभग 35 जो मुस्लिम नेता थे प्रभावशाली, वो कहीं न कहीं शिमला में मिले थे वो, और उन्होंने जो पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करी थी कि जो हमें हमारी जनसंख्या के हिसाब से नहीं बल्कि एक अलग ही क्षेत्र, मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र हम उसको बोलते हैं, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। हमारे ही पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर, कि जहां मुस्लिम जो क्षेत्र होंगे वहां वही तो प्रतिनिधि खड़े हो सकते हैं, मतलब उन्हीं के ही धर्म के मुस्लिम ही, और वही वोट डालने होंगे, तो उससे कम एक इंश्योरिटी हो जाएगी, और तो उनकी जो प्रतिनिधित्व की, तो हालांकि ये एक बहुत घातककारी नीति थी, ये एक भारतीय जो हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की, लेकिन कहीं न कहीं ये ब्रिटिश शासन के निर्देश पर ही, ब्रिटिश अंग्रेज़ों के निर्देश पर ही ऐसा हुआ, और उन मुस्लिम जो प्रभावशाली कुछ नेता थे, कुछ उनकी भी जो अपेक्षाएं थी, तो उनके लिए उन्होंने ये एक पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करी। तो ये फिर भावना, और मुसलमानों को ऐसा लगा कि हाँ, इस तरीके से हमारा जो राजनीतिक जो हित है, हमारा जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व वो भी होगा, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो फिर हमारे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो भी हमारे पूरे होंगे, और हमारी जो दूरदर्शा है उससे हमको फ़ायदा होगा, और हम बजाय कांग्रेस के साथ रहकर या हिंदुओं के साथ रहकर हमें उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग उन्होंने करी, और फिर इसको जो पूर्ति ब्रिटिश शासन ने करी दी थी, क्योंकि उन्होंने एक तरह से कोशिश तो उन्होंने जो ब्रिटिश शासन नहीं करवाई थी, उन्होंने ही ऐसा कुछ एक तरह से दिशा निर्देश उनको दिया था और संकेत दिया था, और ये मांग उन्होंने 1909 के जो संवैधानिक जो सुधार अधिनियम, जो 1909 का जो अधिनियम लागू किया था, उसमें इन्होंने ये पृथक निर्वाचन जो क्षेत्र की, या जो पृथक प्रतिनिधित्व की जो मांग है उसको पूरा कर भी दिया। हालांकि कांग्रेस ने इसका काफ़ी विरोध किया था, और ये बहुत घातककारी नीति थी, लेकिन कहीं न कहीं जो उन्होंने, उनका जो उद्देश्य था भारतीयों में फूट डालने और राज्य करने की नीति का, वो उद्देश्य साधने के लिए, और कुछ मुस्लिम नेताओं की उन्होंने मांग करी थी प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से, तो फिर ऐसा ब्रिटिश जो शासन चाहता भी था ऐसा ही, और उन्होंने उस मांग को स्वीकार कर लिया, और 1909 का जो एक तरह से मार्लिमेंटो सुधार आपने पढ़ा होगा, आगे हम पढ़ेंगे उसको, तो उस संवैधानिक सुधारों में उन्होंने उनकी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया। तो इससे फिर हुआ ये कि वो जो दूरियां थी वो और बढ़ गई, तो उनको अलग प्रतिनिधित्व मिल गया, तो कहीं न कहीं जो हिंदू मुस्लिम की जो खाई है वो और विकसित हुई, वो जो सांप्रदायिकता की भावना जो उसका बीजारोपण जो हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना से, उसमें और वृद्धि हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो कारण हैं, हालांकि और बहुत सारे कारण गिना सकते हैं, लेकिन आप इतना ही ध्यान रखेंगे तो बेटर होगा। बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट, भारी कंटेंट या बहुत ज़्यादा कंटेंट मैं देने के पक्ष में नहीं हूँ, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि इसके लिए इतनी ही रिक्वायरमेंट है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपके लिए जितनी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपके पाठ्यक्रम को यहाँ पूरा करवाया जाएगा, जिस टॉपिक की जितनी महत्वता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ें उसको प्रॉपर पढ़ें, मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा, एक तरह से क्वांटिटी की बजाय हम क्वालिटी पर हमारा फोकस है। तो आशा है आपको ये जो मुस्लिम लीग को लेकर जो हमने ये आज पढ़ाई करी, जो अध्ययन किया, ये समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए काफ़ी टॉपिक्स अभी बाकी है, क्योंकि राष्ट्रीय जो आंदोलन, नेशनल मूवमेंट भी काफ़ी लंबा चला था, तो उसको लेकर क्योंकि प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें डिस्कस कर रहे हैं, और कोई टॉपिक हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पूरा जो कंटेंट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, पूरे नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, आप इनको नोट करें और समझें, और अपने शब्दों में जो एग्ज़ाम में वो प्रेजेंट करने का प्रयास करें। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में तो इतना ही, आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर और आएंगे अगले, जो कि आप छोटी क्लासों में पढ़े हुए भी हो, तो उसके लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं हम, बस आप
अपनी जो आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि आप अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को ये जो सूचना है इस श्रृंखला के बारे में घर पर अध्ययन आपको करवाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, अधिक से अधिक स्वयं भी उठाएं और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को जोड़ें और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।